तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है। एंड जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के सवाल हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे सवाल ढूंढ के लाने के। अगर आप लोगों को कोई सवाल मिलता है तो आप लोग प्लीज़, अगर डाउटफुल सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, वरना इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी मैं पेस्ट कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो कि इस सवाल में दिक्कत है, और मैं कोशिश करूंगा कि वो सवाल कवर किया जाए। सो अब हम आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। मोशन क्या है? मोशन क्या है? तो कोई सा भी जो मूवमेंट होता है उसको हम मोशन कहते हैं। अगर कोई चीज़ मतलब मूव कर रही है तो वो किसी न किसी तरह के मोशन में होगी। अब वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रही हो, किधर भी जा रही हो, स्ट्रेट जिधर भी जा रही हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे जा रही है तो कर्व मोशन हो सकता है। ठीक है, तो खैर मोशन बहुत तरह के हो सकते हैं, बट अर्थ पे जब हम रहते हैं तो अर्थ अपने आप में ही घूम रहा है। तो देखा जाए तो हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो हम भी अर्थ के साथ गोल गोल घूम रहे हैं, तो हम खुद ही मोशन कर रहे हैं। अब अगर हम खुद मोशन कर रहे हैं और सपोज अर्थ के बाहर कोई चीज़ है उतने ही रफ्तार से इधर घूम रही है, ठीक है, तो हमें तो पता नहीं चल रहा ना। अब यहाँ अगर हम बैठे हैं अर्थ पे तो हमें पता चल रहा क्या कि हम ऐसे इतने स्पीड से इधर घूम रहे हैं, लेकिन अर्थ के जितने ही स्पीड से अगर कोई इधर उल्टे की तरफ घूमेगा तो हमें वो पता चलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम भी मोशन में थे, ये मोशन में पता नहीं चल रहा है बट ये पता चल रहा है। बट अगर कोई एक तीसरा आदमी है, सपोज वो तीसरे जगह पे कहीं पे खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या देख रहा होगा? वो देख रहा होगा कि उसके हिसाब से हम भी ऐसे घूम रहे हैं और ये भी ऐसे घूम रहा है। ठीक है, वो दोनों मोशन को देख पा रहा है। उसके हिसाब से हम रेस्ट पे नहीं है, हम भी मोशन में हैं, बट हमारे हिसाब से हम रेस्ट पे हैं, दुनिया घूम रही है, मतलब दुनिया मोशन में है जो भी है। सो मोशन कभी भी डिपेंड करेगा कि कौन देख रहा है, उसका रेफरेंस क्या है। ठीक है, अगर ये आदमी मोशन के बारे में बताएगा तो वो बताएगा कि हाँ यहाँ पे एक बॉल है, वो ऐसे करके इधर जा रही है, और साथ साथ मेरे बारे में बताएगा कि ये आदमी भी घूम रहा है गोल 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 गोल, क्योंकि उसको तो सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा है। अर्थ के साथ साथ मैं भी घूमता हुआ दिख रहा हूँ, बट मेरे लिए मैं तो स्टेशनरी हूँ, मैं तो अपने रूम में ही बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जब मोशन को डिफाइन करूँगा तो मोशन सिर्फ एक जगह हो रहा है, बॉल के साथ। मेरे मोशन को मैं डिफाइन नहीं करूँगा। मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए कि कौन देख रहा है, वो कहाँ पे बैठा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मतलब उसके हिसाब से क्या है। देन ही हम मोशन को डिफाइन कर पाएंगे कि हमारा रेफरेंस क्या है, कौन मोशन को डिफाइन कर रहा। हम सपोज एक कार में बैठे हो, ठीक है, कार या बस जो भी है, तो हम बैठे तो हमें तो मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, ऑल्दो क्योंकि हमें नॉलेज है कि हम बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें पता है कि भाई बस आगे जा रही है, ठीक है। बट अगर हम सपोज बस में कोई खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है ना, और हमें कुछ नहीं पता है कि भाई बस चलती भी है, हम एकदम इस बात से अज्ञान में है कि भाई बस चलती है या कुछ होता है, तो हमें तो भाई अंदर ऐसे ही लगेगा ना कि हम यहाँ बैठे हैं। जैसे अभी अर्थ घूम रहा है गोल गोल, मैं बैठा हूँ, क्या मुझे ये रियलाइजेशन है कि मैं ऐसे गोल 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 घूम रहा हूँ? नहीं रियलाइजेशन है। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ के बाहर की चीज़ मुझे नहीं दिख रही है कि हाँ एक सन है जिसके हिसाब से मैं घूम रहा हूँ। और दूसरा, मुझे सपोज जब ये डिस्कवरी नहीं हुई थी कि अर्थ घूमता है, तब तो हर एक को यही लगता होगा कि अर्थ पे हम हैं, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ज़मीन ऐसे ही है, मतलब ज़मीन घूम नहीं रही है, क्योंकि हम उसी के ऊपर है, हमें नहीं पता चल रहा कि वो घूम रहा है या क्या हो रहा है।
वही सेम चीज़ यहाँ होता, तो हम वही मान के चलते हैं कि यही हो रहा है। हम अपने दिमाग का हम ये मान के चलते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है कि बस चलती है जो भी। तो जो अंदर बैठा हुआ आदमी है उसको तो यही लग रहा है कि भाई मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। अगर वो एकदम भोला भाला आदमी है जिसे कुछ नॉलेज नहीं है बस के बारे में कि चल रही है क्या, तो वो क्या समझेगा कि उसके हिसाब से तो वो वहीं है। भले ही वो सोया है, सपोज सो गया, तो क्या उसको नींद में पता चल रहा है कि मैं चल रहा हूँ, मतलब वो ठीक है। लेकिन बाहर से कोई आदमी दिखेगा तो उसको क्या दिखेगा कि बस ऐसे आगे जा रही है और साथ साथ वो भी आगे जा रहा है, बस भी आगे जा रही है। लेकिन जो यहाँ पे बैठा है उसको तो यही लग रहा है कि मैं कहीं नहीं चल रहा हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ। तो उस आदमी के हिसाब से वो रेस्ट पे है। लेकिन बाहर से जब कोई उसे देख रहा है तो वो मूव कर रहा है बस के साथ साथ ही, बट उसे तो यही है कि मैं यहाँ सीट पे बैठा हूँ। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम किस फ्रेम से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अगर हमें कुछ भी डिफाइन करना है तो हमें पोजीशन चाहिए होगी, एक्स वाई जेड एक्सिस चाहिए होगा कि कौन किधर है, किधर मूव किया, कैसे गया, नहीं गया, तभी हम कहीं ना कहीं। और हम सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है पाथ लेंथ, या फिर इसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो शायद आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर, बट चलो रिपीट करते हैं। तो सपोज ये मेरा घर था, होम, ठीक है। मैं यहाँ से निकला, मैं यहाँ से निकल के इधर गया, ठीक है, इधर गया। देन मेरे को लगा कि भाई चलो यहाँ मेरा काम हो गया या जो भी, मैं वापस ऐसे रिटर्न हो गया घर पे। तो मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, मैंने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ये पूरा होगा कि यहाँ से मैं 7 किलोमीटर इधर गया था, देन 5 किलोमीटर इधर गया था, देन 4 किलोमीटर इधर गया, देन 3 किलोमीटर इधर आया। ये ऐसे ही मतलब एजम्पशन है, ये मत बोलना कि इधर 5 है, इतना बड़ा 3 है, चलो 13 किलोमीटर सपोज। तो ये पूरा मेरा हो गया पाथ लेंथ, जिधर जिधर मैं गया और जैसे जैसे आया, इसी को कहेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये एक अलग टर्म है। तो कभी भी इंग्लिश में आपने सुना ही होगा कि इस चीज़ को डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ कर दो, ठीक है। तो ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन की जो दूरी होती है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, मैं उठा गया, सब कुछ घूम घाम के फिर यहीं आ गया, मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैं यहाँ से कहीं नहीं गया एक तरह से। विद टाइम पे डिपेंड करता है। अगर मैं बीच का टाइम ले लूँ तो मैं यहाँ था। लेकिन अगर कोई कहे कि रात 2 बजे से लेकर, मैं सपोज रात को 2 बजे निकला था, अजीब ही टाइम ले लिया, और 4 बजे भोर में आ गया था, तो कोई कहे कि भाई 2 से 4 के बीच में उसका क्या डिस्प्लेसमेंट था, 0। 2 से 3 के बीच में इधर हो सकता हूँ, लेकिन 2 से 4 के बीच में मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। मैं जहाँ भी गया हूँ, बट 4 बजे मैं घर पे ही था। अगर कोई 2 बजे आया उसको भी मैं घर पे मिलूँगा, अगर कोई 4 बजे आया उसको भी घर पे मिलूँगा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0। क्या कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता? सपोज मैं अलग एक केस लेता हूँ, ठीक है। एक इस केस में जैसे ये मेरा घर है, ठीक है। मेरी ड्राइंग स्किल्स एंड हैंड राइटिंग तो सुभान अल्लाह। और मैं यहाँ से गया इधर, फिर इधर गया, ये था 7 किलोमीटर, ये था 12 किलोमीटर सपोज, ठीक है। और मैंने टोटल यहाँ से यहाँ 19 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, ठीक है। एक पॉइंट ही होगा ना घर, तो मैं यहीं से दूसरी लाइन भी बना रहा हूँ। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट नापना है तो मैं इस पॉइंट से, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ओरिजिनल पॉइंट से, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट में किधर से भी डिस्टेंस जोड़ दिया कि अच्छा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, इतना डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसे घुमा के डिस्प्लेसमेंट जोड़ा, नहीं। हमेशा
शॉर्टेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मतलब जो सीधी रेखा कहीं से भी कहीं को ज्वाइन करती है, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। बाकी तुम किधर से भी चले जाओ ऐसे ऐसे करके दूर ही पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब यहाँ से यहाँ के बीच में अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो तुम बाकी जहाँ से भी जाओ तुम उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहोगे। डैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट और इससे ज़्यादा डिस्टेंस कभी मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है ये कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने जो है 19 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और 21 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, नहीं। ठीक है, बहुत से बहुत इक्वल हो सकता है। सपोज मैं यही रास्ता ले लेता एकदम सबसे शॉर्टकट और पहुंच जाता, तो इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो इसी को एक तरह से और भी कह सकते हैं कि जैसे डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है या स्मॉल हो सकता है, ठीक है, या तो स्मॉल हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा अगर हम फुल एफिशिएंटली डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी चीज़ को या खुद डिस्प्लेस हो रहा है। एक केस है, 2 बजे आदमी घर से चलना स्टार्ट करता है, 3 बजे कहीं पे पहुंचा है और 4 बजे फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है। और सपोज 2 से 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी x है और 3 से 4 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी x है। इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये किसी भी टाइम के लिए वैलिड होता है। लाइक 2 से 2:30 भी लेते ना, तो 30 मिनट में जितना किया उतना ही 2:30 से 3 के बीच में करता। तो इसका मतलब है कि वो आदमी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। अगर कोई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड घट या बढ़ नहीं रही है। एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होता है, तो एवरेज स्पीड जैसे है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम कुछ नहीं, पूरा का पूरा जितना भी भाई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड के लिए कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, सॉरी फॉर माई राइटिंग, ये मैनेज कर लें, ठीक है। ये हो गया एवरेज स्पीड कि भाई पूरा का पूरा जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया था और जितना टाइम लगा था, इससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा ओवरऑल का। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। यही आ जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है। ठीक है, एवरेज तो हमने देख लिया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंट क्या होता है? इंस्टेंट या इंस्टिंक्ट सुने होंगे, विद इन फ्यू सेकेंड, एट द इंस्टेंट, ठीक है। मतलब
लगभग 1 सेकेंड 2 सेकेंड, बहुत ही छोटा इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में तो वेलोसिटी सेम होगी। मीन्स हम तो यही मान के चल रहे कि टाइम मूव ही नहीं किया एक्चुअली में। लाइक अभी मुझे सपोज वेलोसिटी निकालनी, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और मैं बोलूँ 4:25 25 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, तो मैं मेजर करूँगा। अब मेजर करने के लिए तो 1 सेकेंड तो लगेगा ना, बहुत ही रेयर फ्रैक्शन, या सेकेंड का भी रेयर फ्रैक्शन लग रहा होगा, तो समय तो लग रहा है बट बहुत ही मिनिमम होता है। तो उसको इंस्टेंटेनियस कह के हम बता देते कि इतने टाइम पे इसकी ये वेलोसिटी थी। लाइक अगर मैं ग्राफ पे बताऊं, ठीक है, ये सपोज डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है एक्स से, ये टाइम को शो कर रहा है। कोई बॉडी है ऐसे, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा एकदम मिनिमम सा डेल्टा टी टाइम लेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस साइड, जो भी इस ट्रायंगल को अगर थोड़ा और बड़ा करके दिखाओगे तो ऐसा दिखेगा, ये डेल्टा एक्स होगा, ये डेल्टा टी होगा, यही होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको v से लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं dx/dt, जहाँ पे dx और dt बहुत छोटी क्वांटिटी है, और ये क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ x है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव देती है हमें वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो इंस्टेंटेनियस निकालना हो वहाँ डेरिवेटिव करना होगा। अगर इंस्टेंट पे निकालना, छोटे से टाइम के लिए डेरिवेटिव रोल प्ले करेगा। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा ही होगा शायद, बट फिर से एक्सेलरेशन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, कितना हर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, यही है एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड स्केलर है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी मेरी घट भी सकती है। लाइक सपोज कोई गड्ढा आ गया रोड में तो घट जाएगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, मैंने शायद नहीं बताया, बट जैसे यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं इधर जाऊँगा तो मैथ के हिसाब से तो ये नेगेटिव एक्स होता है ना, ठीक है, और ये प्लस एक्स होता है, तो हमें तो डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में नेगेटिव होगी, इधर जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने डिफाइन किया एक्सेलरेशन को, ये एवरेज एक्सेलरेशन है कि बहुत लंबे टाइम इंटरवल पे हमने निकाला और हमें पता चला कि एवरेज ये था कि वेलोसिटी घट रही थी इतने रफ्तार से या बढ़ रही थी, ठीक है। बट हम कभी प्रैक्टिकली हमें क्या चाहिए होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कि भाई ये बताओ कि इतने समय पे क्या हाल था, क्या मैं गाड़ी को एकदम से उड़ा रहा था, अचानक से बढ़ने लगा था, ओवरटेक करते टाइम एक्सेलरेट कर रहा था, गड्ढा आया तो क्या मैंने ब्रेक मारे, एक्सेलरेशन घटी या नहीं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी ले लिया, टाइम ले लिया, और सपोज ऐसा ही ग्राफ बनाया, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी चेंज इन टाइम के लिए, ये dt है और ये dv है, ठीक है, ये dt और ये छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये हो जाता है a के बराबर होता है, और इसे कहते हैं dv/dt, वेलोसिटी में छोटा सा चेंज, डिफरेंशियल चेंज। तो वही डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन देता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, हमारे पास ग्राफ का सपोज एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, हमारे एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। हम कन्वेंशनली
टाइम को एक्स पे लेते हैं। सपोज हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, कुछ भी 5 किलोमीटर पर आवर, और सपोज मैंने 12 आवर्स लिए यहाँ से यहाँ, तो 5 × 12 क्या देगा मुझे? डिस्टेंस देगा। अगर मैं 5 किलोमीटर हर घंटे चल रहा हूँ तो 12 घंटे में जो भी चला होगा डिस्टेंस देगा। और इसके अंडर का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी। तो कभी भी किसी भी ग्राफ के अंडर का एरिया वही वैल्यू देता है जो उसके कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लिकेशन दे रहा होता है। चाहे मैं ये ग्राफ ऐसे 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 बना दूँ, ठीक है, बट इसके अंडर का जो एरिया आएगा ना, वो हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। क्योंकि जब हम बहुत पतली पतली स्ट्रिप लेते हैं ना, तो लगभग रेक्टेंगुलर ही आता है, और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एडिशन है, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है छोटे इंटरवल में। और छोटे छोटे इंटरवल के मल्टीप्लिकेशन को जब हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आता है। ठीक है, तो ये बात एकदम ध्यान से रख लो कि किसी भी ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो वैल्यू देता है उस चीज़ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है, दोनों एक्सिस पे जो चीज़ बताई गई है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वही उसके एरिया में आएगा। लाइक वेलोसिटी इनटू टाइम का जो भी होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वही इसके एरिया में आएगा। टाइम क्या होता है? कुछ नहीं, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन है, सपोज दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम, और मैं ऐसे करके कुछ बना दूँ, ठीक है, तो इसके अंडर का जो एरिया है ये क्या देगा हमें? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये क्या होता है? वेलोसिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम ही एक्सेलरेशन था ओवर टाइम। हाँ, लेकिन ये हमें एवरेज देगा सारी चीज़ों का, ये इंस्टेंटेनियस नहीं दे रहा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस के लिए तो बहुत पतला सा स्ट्रिप लेना होगा। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें देता है एवरेज वेलोसिटी। टू बी मोर प्रेसाइज वी हैव टू ऐड एवरेज टर्म, और एरिया अंडर वेलोसिटी इनटू टाइम ग्राफ देते। तो हम मोशंस के इक्वेशन को डेराइव करते हैं, कुछ इक्वेशंस है। तो पहला है कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो सपोज फाइनल वेलोसिटी वी एफ थी, इनिशियल वेलोसिटी जब हमने मेजर करना स्टार्ट किया तो वी आई थी, फाइनल टाइम टी एफ था, इनिशियल टाइम टी आई थी। इनिशियल वेलोसिटी को हमने यू से बता दिया, फाइनल को भी से बता दिया, और टाइम हमने इनिशियली 0 ले लिया और फाइनल पे टी सेकेंड हो रखे थे। तो टी सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी इतनी हो गई, हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम बराबर v माइनस यू। नाउ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेलोसिटी ऐसे बदलेगी। मोशन का इक्वेशन डेराइव करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं ले लेता हूँ एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी इधर, ये टाइम। ठीक है, तो कोई भी जनरल केस लेते हैं, वेलोसिटी को 0 नहीं मानते, कुछ वेलोसिटी थी और ऐसे करके ये इधर तक गया। ठीक है, तो इसके अंडर का जो एरिया है ये क्या देगा हमें? वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को यदि हम x लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको एरिया अंडर दिस होल ग्राफ, इसका कुछ नामकरण कर देते, ओ ए बी सी। ठीक है, तो एरिया अंडर ओ ए बी सी, एरिया अंडर ओ ए बी सी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सपोज यहाँ पे एक डी भी लिख दिया, तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस उस ट्रायंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? OA इंटू ओ सी, OA इंटू ओ सी।
और ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। ठीक है, तो ओ ए क्या है, ओ ए नॉन टर्म है, यस इनिशियल वेलोसिटी है भाई, यू। ओ सी टाइम है, ये भी नोन है अपने को, ये ओ टी। ठीक है, प्लस हाफ ए डी क्या है, नहीं पता भाई कि पता है, ए डी टाइम है, बी डी क्या है, बी डी क्या है, बी डी है चेंज ऑफ वेलोसिटी, लाइक फाइनल वेलोसिटी अगर भी ले तो माइनस यू है। ठीक है, तो ये तो आ गया एक इक्वेशन, ये अभी आधा है बट ठीक है, लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लिखते हैं एक्चुअली, ये तो फिर से हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन भी और यू के ही टर्म में दे रहा है, लेकिन सपोज हमें क्वेश्चन में अगर भी और यू दिया है तो उसके लिए तो है ही एक इक्वेशन, आगे हम आएंगे डिराइव होगा, बट ये इक्वेशन को हम एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इंटू टी और डिवाइडेड बाई टी कर देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें भी की वैल्यू नहीं दी है सपोज, फिर भी एक्सेलरेशन है, यू दिया है, तो हम एक्स निकाल लेंगे, तो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए इंटू टी है उधर, तो इसको टी स्क्वायर कर दो। अब थोड़ा अच्छा से लिख लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स बराबर। ठीक है, ये सेकंड मोशन का सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, पहला था v बराबर u प्लस ए टी, इससे क्या है कि एक्सेलरेशन दिया होता, टाइम दिया होता तो हम वेलोसिटी निकाल लेते। इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, बट व्हाट इफ कि अब मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है और ये दिया है, ये सारे कुछ नोन है, तो और भी एक इक्वेशन है। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते थे, और क्या लिख सकते थे, हम एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते थे, डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते थे ना, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओवर अ टाइम पीरियड इज एवरेज वेलोसिटी। नाउ यहाँ क्योंकि वेलोसिटी कैसा चेंज हो रहा है, लीनियरली, तो जितना चेंज इतने देर में उतना ही चेंज, इतने देर में उतना ही चेंज तो सेम ही है। तो ऐसे केसेस में एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v प्लस यू बाई टू मीन्स इनिशियल फाइनल का एवरेज, वही होगा एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि अगर हम बीच में एक पॉइंट ले लें तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ वेलोसिटी को जाने में लगा होगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा, और उतने ही देर में मतलब दोनों चेंजेस बराबर है, तो एवरेज वेलोसिटी लास्ट और फर्स्ट का एवरेज होता है। ठीक है, इस केस में, सिर्फ इसी केस में एल समय निकालना होता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं v प्लस यू बाई टू इंटू टाइम जो अपना t है। ठीक है, ये इक्वेशन सपोज 1 है या a है, इसको a लगते हैं, सपोज a है। अब टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, तो टाइम को हम, देखो मेरा इंटेंशन है कि x जो है उसमें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ जाए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँच रहे, तभी हम डेराइव कर सकते हैं। ऑल्दो उस साइंटिस्ट को नहीं पता था, उसने मतलब उन्होंने मेहनत की है ना, बट हमें तो एग्ज़ाम में पता होगा ना कि हमें क्या डेराइव करना है, कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर दीजिए, तो पता होगा तभी हम उसके तब जा सकते हैं। तो जैसे सपोज मुझे पता है कि हम भी यू और एक्सेलरेशन के टर्म में एक्स को डिफाइन करना चाहते हैं, तीनों के टर्म में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड को एक्सेलरेशन के टर्म में डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो टाइम का जो चेंज है वो कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल बाई एक्सेलरेशन, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ ये आ जाता है x बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। इसको और अच्छे से लिखो तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ax, ठीक है। ये थर्ड मोशन मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इसको x को बहुत सारे किताबों में s से भी डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक। तो हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो चुके हैं। देखो कॉन्सेप्ट बेसिकली इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। एक रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बच रहा है, मैं उसको करा देता हूँ। बाकी न्यूमेरिकल्स ही मतलब प्रैक्टिस ही जान है, ठीक है। मैं अपने तरफ से तो कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा ही पिछले चैप्टर की तरह, और बाकी आप लोगों पे ही है। एंड किसी को कोई डाउट होता है तो मैं इंस्टा का लिंक यहाँ पेस्ट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग उस लिंक के सारे मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो वहाँ इंस्टा पे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लास्ट में इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर देता हूँ अपने चैनल का, वहाँ जिसको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है पूछ लेना, जितना हो पाएगा समय के अनुसार मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस पे वीडियो बना दूँ अगर क्वेश्चंस सही लेवल के हैं। जा रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी तो जान गया, रिलेटिव टू व्हाट। जैसे हमने बात कही थी ना कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। मेरे रिलेटिव किसी और का मोशन हो रहा होगा, पता चले वो बंदा कार में बैठा है, उसे नहीं पता भाई वो तो बैठा है, वो कहाँ हिल डुल रहा है। भले कार मूव कर रही है, हो सकता है कि वो बैठा है उसे थोड़ी पता है कि वो मूव कर रहा, ठीक है। कार मोशन कर रही है, वो तो रेस्ट पे है, उसके हिसाब से कार चल रही है बट वो रेस्ट पे है, ठीक है। वो नहीं मूव कर रहा, वो अपना रेस्ट पे ही है, वो बैठा है मस्त, बट मेरे हिसाब से वो मूव कर रहा है। सो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। नाउ क्या होता है कि सपोज आप कार में बैठे हो या बस में बैठ गए, ठीक है, कार बड़ा हो गया मेरा, बस में बैठे हो, अब क्या है कि सपोज इधर एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ वेड़ भी मेरे को बनाने नहीं आता, समझ लेना ये पेड़ ही है, ठीक। बहुत ही गंदा घटिया, इससे घटिया तो मतलब कभी एटलीस्ट यूट्यूब पे कोई नहीं बनाएगा, बट चलो मैं ईमानदार आदमी हूँ। तो ये का बस सपोज 20 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है। इस आदमी को क्या लग रहा, अगर ये एकदम मतलब अबोध बालक है, ऐसे तो इसे पता कि भाई मैं ही इसके साथ आगे जा रहा हूँ बस के साथ, बट वो तो तब है जब इसे पूरा रियलाइजेशन है। जैसे अब हमें पूरा पता है कि भाई अर्थ भी घूम रहा, हम भी घूम रहे, तो हम बोलेंगे, बट फिजिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि अबोध बालक है। और दूसरा चीज़ वही कि ये तो बैठा है ना, इसे बाहर के सिचुएशन से ही मतलब ये बैठा है, ठीक है। नहीं तो फिर हमें तो फिर अर्थ वाला भी लेना होगा, ये इतना चालाक बंदा है, इसे पता है कि बस भी चल रही है, अर्थ भी घूम रहा है, वाह, देन तो ये इतना ज़्यादा फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो इसीलिए ऑब्जर्वर को हम रेस्ट पे रख देते हैं। वो मूव कर रहा है बट अपने हिसाब से तो बैठा है ना, तो इसको क्या लग रहा है कि मैं तो बैठा हूँ, इसको क्या लगेगा कि पेड़ ही पीछे जा रही है। बचपन में हमें कभी कभी लगता भी था कि भाई सूरज पीछे जा रहा है, क्यों जा रहा है, हमें रियलाइजेशन ही नहीं है कि हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है तो भाई हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं। हमें लग रहा हम तो बैठे हैं, भाई सूरज क्यों पीछे जा रहा है। और गाड़ी का मोशन भी हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि हमसे अलग होते हुए तो गाड़ी दिख नहीं रही है ना, हम वही हैं, गाड़ी हमारी वही है। मतलब हमारे हिसाब से अगर एक गाड़ी में हमको पैक कर दिया जाए, बाहर की चीज़ें ना दिखे, हमें पता भी ना हो, तो हमें तो ये लगेगा ना कि हम यहीं हैं, गाड़ी भी यहीं है, दोनों यहीं हैं, बट वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको नहीं पता है कि ये मूव कर रहा है, इसको क्या लगेगा कि ये पीछे जा रही है। कितने स्पीड से इसको पीछे जाती दिखेगी, जितने स्पीड से ये आगे जाएगा, ठीक है, उतने ही स्पीड से पीछे जाएगी। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी पूछूंगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होगा कि
मैन को लगेगा कि ट्री पीछे जा रही है, तो ये माइनस भी होगा। बट ये क्या हर केस में माइनस भी ही होता है? नहीं, नहीं भी हो सकता है। लाइक क्या हो सकता है कि ये बस आगे जा रही थी, ये आदमी इधर में बैठा था, ठीक है, आदमी इसमें बैठा था, बस आगे जा रही थी वेलोसिटी b से, बगल में एक और बस आ गई, ये सपोज v डैश से आगे जा रही है, ठीक है, v डैश से आगे जा रही है, इसमें भी एक आदमी बैठा है। अब इस आदमी के रिलेटिव इस बस का मोशन क्या है, या इसमें आदमी को गायब कर दो यार, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते अभी। इसको ये लगेगा, ये तो इधर जा ही रहा है भी से, ठीक है, ये भी जा रहा है इधर v डैश से। तो अब क्या है कि पहला केस, सपोज v डैश जो है v से बड़ा है, v डैश जो है v से बड़ा है, तो ये बस धीरे धीरे आगे जा रही होगी, ठीक है। सपोज ये बस 1 मिनट में 100 मीटर आगे गई, ठीक है, और ये वाली बस 90 मीटर ही आगे गई। अब ये बंदा इस पर बैठा है, ठीक है, इसको ये नहीं पता कि ये खुद 90 मीटर आगे गया, इसको अपनी मतलब गति का कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कहाँ गया, इसको बस ये पता चल रहा है कि बाहर वाला किधर जा रहा। तो ये 90 गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, सपोज 90 मीटर ये आदमी खुद आगे आ गया। अब इससे पूछोगे ना कि ये बस कितना आगे आया, तो एक्चुअल में तो ये बस 100 आया, बट ये खुद 90 आगे आ गया। तो इसे क्या लग रहा है कि ये खुद 90 आगे आ गया। सपोज ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया, और इसे पता ही नहीं है कि ये यहाँ आ गया, और ये बस जो है ये अभी यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट अगर मान लें बस का किसी भी बिंदु को वो देख रहा हो, सपोज इसको देख रहा था, मतलब कोई पॉइंट को ही देख रहा था बस में, आगे वाले पॉइंट को सपोज देख रहा था, तो उसके हिसाब से वो यहाँ तक आया है और आगे वाला बस यहाँ तक पहुँच गया। मतलब उसके हिसाब से क्या होगा ना कि जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इस बस ने ट्रेवल की है वही उसको लगेगा कि असली में ये मूव किया है, क्योंकि 90 मीटर वो खुद ही चल लिया, तो उसे थोड़ी पता चलेगा कि ये भी चल रहा है। अगर मैं सपोज सेम स्पीड से दोनों बसों इसको भगाऊँ तो उससे तो यही लगेगा कि कोई नहीं चल रहा भाई, वो भी स्थिर है मैं भी स्थिर हूँ, क्योंकि उससे अपने बारे में पता ही नहीं है कि हाँ मैं मूव कर रहा हूँ, तो यही बोलेगा, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा होगा वही इसको दिखेगा ट्रेवल करते हुए, तो वो क्या बोलेगा कि ये बस जो है 1 सेकेंड में कितनी चली, 10 मीटर चली। अब इसको मैथमेटिकली लिखना हो ना, तो वेलोसिटी ऑफ सपोज बस बी, ये बी है, ठीक है, जिसमें वो नहीं बैठा, और ये ए है जिसमें वो बैठा है, वेलोसिटी ऑफ बस बी विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन सिटिंग इन ए क्या होगा, ये होगा कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो तो इसको खुद ही लग रहा है कि हाँ, मतलब वो वाला इसको पता ही नहीं चला कि वो 90 मीटर आ गया, और इसका 100 था, बट इसे तो ये 90 पता नहीं चला, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो रियल वेलोसिटी में से माइनस कर दो। रियल अगर ये बाहर होता तो उसको दिखता 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, बट अब क्योंकि वो 90 मीटर 1 सेकेंड में खुद ही मूव कर गया तो अब उसको 10 ही दिखेगा, तो उसको वही पोर्शन दिखेगा जो दूसरे ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। डैट मीन्स कि इसका फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए, और इसको हम डोनेट करते हैं वी बी ए। इसका मतलब होता है वी बी ए लिखने का कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और इसकी वैल्यू हमेशा ऐसे आएगी। और एक केस अगर आप ले लो कि इस बार ये बस धीरे चल रही थी, ये बस 90 मीटर पर सेकंड चली, और इसका वाला बस खुद का ही बस 100 मीटर पर सेकंड चला, तो भाई को लगा कि मेरी बस के बारे में, इसको तो कुछ नहीं पता था अपने बस के बारे में, बट ये चीज़ ही इसे पीछे जाते दिखेगी धीरे धीरे कि भाई हल्का हल्का पीछे जा रहा, धीरे चला। तो जो ट्रेन चलती है, अगर मेरी ट्रेन तेज चलती है तो पीछे चल जाता है ना दूसरा ट्रेन, तो इस केस में कितना पीछे दिखेगा, ये खुद 100 मीटर आ गया आगे, बट ये भाई साहब 90 मीटर ही आ गया है, तो इसको तो यही दिखा कि भाई पहले यहाँ पे था, मैं भी यहाँ पे था, ठीक है, इसका भी सपोज यहीं था, है ना, थोड़ा डायग्राम ही बना रहा हूँ। अब ये भाई साहब यहीं तक आए और मैं यहाँ आ गया, तो इसको तो ये दिखेगा कि अरे यार ये थोड़ा सा पीछे चल गया, कितना पीछे चल गया अगर इसे नापने अपने आता है,
बैठे बैठे आंखों से देख के नाप लेता है। तो 10 मीटर पीछे चल गया, कितने टाइम में गया, 1 सेकेंड में गया। तो अब क्या है कि पीछे गया तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव एक्स में गया ना भाई, पीछे जा रहा, उल्टा इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ये ओरिजिन था, ये ओरिजिन से पीछे जा रहा है। तो इस केस में भी बी ए क्या होगा, -10 होगा। इसको आप अगर भी बी माइनस बी ए करके देखो, सेम आएगा, 90 माइनस 100। सो कभी भी फील लो, अगर बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है तो ये सोचो कि ए 1 सेकेंड में इतना गया, बी इतना गया, तो क्या होगा, क्या लगेगा, और फिर जाके इसको याद करो। और सिंपल सी बात वही है कि वेलोसिटी पलट के मिल जाती है। ठीक है, पलट के मिल जाती है, इसका मतलब क्या है, देखो एक जगह पे सपोज भी बी ए लिखा है, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो बना दो पहले वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, नाप जोख के बना दिया। अब बना दो वेलोसिटी ऑफ ए, सपोज ज़्यादा ही था। अब वेलोसिटी ऑफ बी ए निकालना है, तो कुछ नहीं, ये भी जो बनाए थे और भी ए जो बनाए थे, इसका ओरिजिन सेम कर दो पहले। तो भी को उतना ही रहने दो, और ये जो भी ए था इसको उलट दो, उलट के दे दो। ठीक है, हमेशा उलट के वेलोसिटी दो। अब एक केस, तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइनल भी ए का वैल्यू, भी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी माइनस भी ए। ठीक है, भी ए माइनस भी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अपने आप में नेगेटिव है। या तो मैं ऐसे करूँ, भी माइनस भी ए प्लस भी कर दूँ, इधर का माइनस और प्लस इधर। ठीक है, अब सपोज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी देखना ये सेम आएगा। ये सपोज बस था, ठीक है, पॉइंट ही लेते हैं यार, बस बनाने में बहुत दिक्कत होता। ये ए बस था, ए वाली बस इधर जा रही है, कितने स्पीड से, भी ए स्पीड से। बी वाली बस भी स्पीड से इधर जा रही है। ठीक है, तो जो है ये 100 मीटर इधर चल गया और ये 90 मीटर पर सेकंड से इधर गया। अब भाई साहब को तो लग रहा मैं तो यहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। तो भाई साहब को क्या लगेगा कि ये जो 100 मीटर और ये जो 90 मीटर है, ये पूरा 190 कौन पीछे गया, भाई साहब यहाँ पहुँच गए 1 सेकंड बाद, और बी वाला यहाँ पहुँच गया। बट भाई साहब अगर यहाँ से खिड़की से अपनी झाँके तो यही कहेंगे कि ये जो था ना, यहाँ पे था, यहाँ पे मतलब उनको तो यही लग रहा है यहाँ बैठे हैं, तो उनके हिसाब से ये जो है इनके ठीक सामने होना चाहिए था। बट ठीक सामने ना होकर वो कितना गया, 190 मीटर पीछे चल गया। तो भी ए कितनी होगी इस बार, -190 होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने फॉर्मूला से देखो, भी माइनस भी ए, तो भी अपने आप में माइनस है और भी ए पॉजिटिव है, बट माइनस उसमें लगा है, तो -190 यही तो आना चाहिए था, आना चाहिए था ना। तो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है जिसके रेस्पेक्ट में से, उसकी वेलोसिटी में से जिसके रेस्पेक्ट में से निकालनी है उसको माइनस कर दो। ठीक है, हमारी वेलोसिटी पलटा के दे दो तो रिलेटिव मोशन निकल जाएगी। या यूँ कह लो कि हमें रेस्ट पे लाने के लिए ना, अगर हम रेस्ट पे रहेंगे तभी, मतलब हम रेस्ट पे मान के दुनिया को चल रहे हैं, मतलब अपने आप को रेस्ट में लेकर सब चीज़ें मेजर करें, तो हमें रेस्ट में लाने के लिए हमें से हमारी वेलोसिटी माइनस करनी होगी। ठीक है, तो इसीलिए ऑलरेडी एक माइनस भी ए हमेशा रहेगा। जो भी की वैल्यू है ये तो अपने को रेस्ट पे लाने के लिए है, क्योंकि हमने मान लिया था कि भाई ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा। ठीक है, उसी हिसाब से रेस्ट के हिसाब से ही बात करते हैं, तो उसको रेस्ट पे लाने के लिए माइनस भी ए करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें न्यूमेरिकल करते करते और क्लियर होगा, सिर्फ रटना नहीं, थोड़ा फील करके देखो, मतलब डे टू डे लाइफ में कि हाँ ये तो होता ही है कि मैं इतने स्पीड से चल रहा हूँ, वो जितने स्पीड से चल रहा है, तो उसकी स्पीड से मेरी स्पीड हमेशा माइनस करनी होगी, क्योंकि मुझे उल्टा दिखेगा ना, बढ़ मैं रहा हूँ बट मैं अपने आप को रेस्ट पे लूँगा तो मुझे वो चीज़ माइनस करनी होगी। मतलब हमें तो जितना ही मैं आगे जाऊँगा उतना ही तेज़ी से वो चीज़ पीछे जाती दिखेगी। फिलहाल उसका मोशन मत लो, सपोज रेस्ट पे, सबसे अच्छा वही तरीका है समझने का, रेस्ट पे है तो हम जितना आगे जा रहे हैं हमें उतना ही तो पीछे होते हुए दिख रही है चीज़ें,
तो इसलिए मतलब हमारे रेस्पेक्ट में किसी की भी वेलोसिटी मेजर करने में हमारी वेलोसिटी माइनस करनी होगी, क्योंकि हम जितना आगे जाएंगे हमें वो चीज़ उतना ही पीछे होते हुए दिखेगा, या हम जितना पीछे जाएंगे वो चीज़ हमें उतना आगे होते हुए दिखेगा, उल्टा दिखेगा हमेशा। अगर मैं -x के ट्रेवल करूँगा तो पेड़ मुझे +x की तरफ जाते दिखेगा, अगर मैं +x की तरफ ट्रेवल करूँगा तो पेड़ हमें -x की तरफ जाते दिखेगा। इसलिए पेड़ की वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे अपनी वेलोसिटी उल्टी करके देनी होगी उसे। और हमारे रिलेशन में किसी की भी वेलोसिटी, वो तो पेड़ तो रेस्ट पे था, बट कोई मूविंग बॉडी की वेलोसिटी हमारे रेस्पेक्ट में अगर निकालनी है तो हमें अपनी वेलोसिटी उसे माइनस करके देनी होगी, क्योंकि ठीक है वो अलग से है कि उसकी जो भी परिस्थिति है, लेकिन अगर वो रेस्ट पे होता तो हमें तो यही दिखता ना, उल्टा दिखता। तो अगर वो मूव भी कर रहा तो हमें उल्टी वाली चीज़ भी दिख रही है और साथ साथ उसके मूवमेंट का इफेक्ट भी दिख रहा है। तो हमें दो चीज़ दिख रही है, उसके मूवमेंट का इफेक्ट और उल्टी वाली इफेक्ट। तो इसीलिए हमें उल्टा करके अपना वेलोसिटी देना होगा उसको। ठीक है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स है। मैं न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में पक्का कराऊंगा, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस मतलब पढ़िए, और जहाँ भी अगर कुछ थ्योरी में और कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।